गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों के समक्ष एईसी सेमेस्टर 1 में बेटों वाली विधवा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें हम प्रेमचंद का परिचय पढ़ेंगे। तो आपका ये सिलेबस सेमेस्टर 1 यानी कि फर्स्ट है। सेमेस्टर फर्स्ट के अंतर्गत एईसी में आज आप लोग कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है बेटों वाली विधवा, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा प्रेमचंद का परिचय जान लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि प्रेमचंद जो है वो यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। उन्होंने जो कुछ लिखा वो समाज में हो रहे जमीनी सच को जनता के सामने उजागर किया है। वे पेशा से किसान थे और किसानों की स्थिति उस समय और आज दोनों थोड़ी सी अंतर हुए हैं, लेकिन एक ही है, दयनीय ही कहेंगे इसको। तो वो जो है किसान स्तर से थे। किसान का पेशा उनके पिताजी भी करते थे, किसानी पेशा खेतीबाड़ी, जिसमें उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। आर्थिक स्थिति में तंगी होने के कारण उनके पिता अजायब राय जो है वे 20 रुपये प्रति माह की दर से डाकघर में नौकरी करते थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में लम्ही नामक गांव वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। माता इनकी आनंदी देवी थी, जो बचपन में ही गुजर गई। उसके बाद जो है ये इनके पिता जब गुजर गए, गुजरने के बाद पारिवारिक स्थिति का सारा भार इन्हीं पर वहन करना पड़ा। तब इन्होंने जो है पढ़ाई लिखाई तो छोड़ ही दी। उसके बाद जो है कानपुर में नौकरी किए प्रधानाध्यापक के पद पर। उसके बाद फिर फिल्म इंडस्ट्री में भी इनको काम मिला, उससे भी ये संतुष्ट नहीं थे। लेकिन उससे पहले इन्होंने जो है हमारा देश जब गुलाम था, तो देश की आज़ादी के प्रति इनके दिल में बहुत बड़ा जोश और जज्बा था, जिसके लिए इन्होंने सोजे वतन लिखा, जो अंग्रेज सरकार ने जब्त भी कर ली और बहुत प्रतियां लगभग ये 100-200 प्रतियां जला भी दिए। उसके बाद भी इनका कार्यकलाप चालू ही रहा। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, जीवनी और भी कई विधाओं में रचना किए हैं। तो हम कहानियों में पूस की रात इनका पढ़े हैं, दो बैलों की कथा पढ़े हैं। अब देख भी सकते हैं, ईदगाह है, बड़े घर की बेटी है, नमक का दरोगा है, पंच परमेश्वर है। अंतिम में इन्होंने 1936 में कफन लिखा। इनकी जितनी भी कहानियां हैं सभी आज भी प्रासंगिक हैं। कफन का घीसू माधव हो या हीरा मोती हो, ईदगाह का वो छोटा सा बालक जिसने अपनी दादी अम्मा के लिए जो है चिमटा खरीद के लाता है, खिलौने के वो जो है सो भूल जाता है कुछ समय के लिए कि हमने कौन सा खिलौना लिया। उसी चिमटे को वो तलवार बना ले या मिट्टी का आकार दे दे या अन्य रूपों में वो ले, लेकिन उसकी दादी के जले हुए हाथ हमेशा याद आते हैं, जिसके कारण वो जब मेले में जाता है तो वो खिलौना के जगह चिमटा खरीद कर लाता है। उसी तरह बड़े घर की बेटी है, नमक का दारोगा है। तो मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं सभी आज भी प्रासंगिक हैं। ठंड के हुए पूस की रात में 2 पैसे कंबल के लिए जब नहीं खरीद पाता है तो जबरे को अपने गर्दन से लगा के किस प्रकार वो रखता है। तो खैर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 बैलों की कथा नहीं, हम सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे बेटों वाली विधवा। तो इनके उपन्यास हैं गबन, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, गोदान, कायाकल्प, कर्मभूमि और इनका अपूर्ण है मंगलसूत्र।
अब हम लोग आते हैं बेटों वाली विधवा कहानी पर। बेटों वाली विधवा कहानी में हम लोग देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी ने किस प्रकार फूलमती की कारुणिक गाथा यहाँ प्रस्तुत किए हैं। करना और मार्मिक चित्रण यहाँ पर हुआ है पात्र के जरिए, फूलमती के जरिए, जो एकदम व्यथित है अंदर से। कब ये जो इनके पति है अयोध्यानाथ, उनके देहांत के बाद, उनके पति जब तक रहते हैं तब तक इनकी 3 बहुएं, इनकी 1 बेटी और 4 बेटे, सभी एक परिवार के तरह एक घर में निवास करते हैं। किंतु जैसे ही इनके पति का देहांत हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो परिवार बिखर गया है और फूलमती का कोई स्थान ही नहीं है वहाँ। वो एक नौकर की भांति उस घर में, ना बेटा पूछता है किसी सामान के लाने के लिए, ना बहू पूछती है। सभी अपने मर्जी से कार्य करते हैं, जिनको जो मन हो रहा है वे कर रहे हैं। इसी बात से व्यथित ये फूलमती दिन रात अपने आंसुओं को समाज से छिपाती है। वो सोचती है कि कहें तो किससे कहें, अगर समाज से कहते हैं, अगर इनसे अलग होकर रहते हैं तो ये समाज हमको कहेगा आज देखो आज इनके पति के मरे हुए कुछ दिन भी नहीं हुए हैं तो बेटे ने इन्हें अलग कर दिया, फिर जग हंसाई मेरी ही होगी। इन सब बातों को सोचते हुए वे बेटे की मजूरी यानी कि वो चारों भर दिन जो काम करती है उसके बाद 2 रोटी जो मिलता है वही खाती है और वही खा के पानी पी के सो जाती है। कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं। तो हम लोग कहानी को शुरू से देखते हैं क्या है कहानी। तो मुख्य नायिका के रूप में यहाँ फूलमती है और इनके नायक अयोध्यानाथ जो पति थे वे मर चुके हैं। उनके मरने के बाद एक भोज का जो कार्यक्रम है 12 दिन के बाद 13वीं ब्रह्म भोज के नाम से होता है। तो ये भोज में क्या हुआ है कि फूलमती के बिना आज्ञा के 5 कंटर घी आया है। 5 बोरी आटे को आना था जिसमें मात्र 3 बोरी आटे आए हैं। घी 10 कनस्तर आना था जिसमें 10 कंटर के जगह मात्र ये 5 कंटर घी लाया है, यानी जितने सामान आने चाहिए उससे मात्र आधा। तो यहाँ हम लोग पात्र को देखेंगे। बड़ा बेटा कामतानाथ है, प्रथम वरिष्ठ पुत्र के नाम से नौकरी 50 रुपये में वो करता है। दूसरा सबसे कनिष्ठ छोटा बेटा है, बुद्धिजीवी है, कुशाग्र बुद्धि का है, सब कुछ सोच समझ सकता है। वह बीए में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अभी कुछ कर नहीं रहा है। द्वितीय उमानाथ है जो डॉक्टरी पास किया है और तृतीय बीए फेल है। लेख और लेखनी के माध्यम से जो कुछ इनकम होता है उसी से वो अपना भरण पोषण करता है। एक पुत्री है उनकी कुमुद। कुमुद जो है वो विवाह के योग्य है। जब उसके पिताजी जीवित थे तो मुरारी पंडित के यहाँ इसका विवाह तय हुआ था, जिसमें 5,000 दहेज देने की बात थी। 20,000 रुपया उनके पति मरने के बाद उनके पास रखा हुआ था, किंतु सभी बेटे ने अपने अपने हिस्से 5-5 हजार के लगा लिए और पुत्री को 1 भी रुपया देने से इनकार कर दिया। छोटा बेटा कहता है सीतानाथ कि हमारे हिस्से के 5,000 तुम दहेज में दे दो, लेकिन विवाह होगा पंडित मुरारी यहाँ ही। किंतु उसका मंझला बेटा कहता है फूलमती का कि नहीं माँ, ये नहीं भैया, यहाँ शादी होगा तो 5,000 और जो ऊपर से लेंगे उसका कौन देगा हिस्सा। तो वो कहता है कि उसका हिस्सा आप देख लो, लेकिन विवाह तो वहीं होंगे। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं तो अधेड़ उम्र के साथ कुमुद का विवाह कर दिया जाता है दीनदयाल के साथ, जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक है। हम लोगों ने भोज की चर्चा नहीं की, पहले हम लोग भोज के तरफ चलते हैं। भोज में क्या होता है कि तेल आ गया है, घी आ चुके हैं, साग सब्जी आ चुके हैं, किंतु बर्फ नहीं आया है, पानी पीने के लिए गिलास नहीं आया है, पत्तल भी कुछ कम है। वहाँ पर जगह बिठाने का है 200, आदमी बैठे हैं 500,
जिसके कारण खाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। पत्ते पर पत्ते रखे हुए हैं, जिस कारण बैठने में दिक्कत है। फिर भोज में पूड़ियाँ ठंडी पड़ रहे हैं, तो मैदे की पूड़ी है, पूड़ी ठंडी हो जाएगी तो वो भी कड़ा हो जाएगा। तो वो कह रही है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। इससे पहले तो वो अपने बेटे को बुला के पूछती है कि कामतानाथ, तुमने पूछा नहीं मुझसे, अपने मन से आटे ले आए, अपने मन से घी ले आया, वो भी कम है। कहा देखो माँ, जब तक पिताजी थे मैंने तुमसे पूछा, किंतु अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये सारी संपत्ति मेरी है और मैं सब उड़ा नहीं दूंगा इसी में। उसकी माँ जो है जल भुन जाती है क्रोध के मारे, क्योंकि आज तक किसी ने मुंह उठाकर कुछ कहा नहीं। चारों बेटे में किसी की हिम्मत नहीं थे जब उसके पिताजी जीवित थे कि मजाल है कि घर से बाहर से एक मिठाई भी ला के अपनी पत्नी को दे दे, या घर में बिना आज्ञा के कुछ ले आए। किंतु आज क्या है, आज बिना आज्ञा के एक भोज का संचालन हो रहा है, लेकिन भोज के लिए पूछा ही नहीं गया है। तो माँ बहुत परेशान है, बहुत क्रोधित है। गुस्से में आकर के वह कमरे में बंद हो गई है। फिर वह कमरा खोलती भी है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कामतानाथ को, ना उमानाथ को, ना दयानाथ को। सीतानाथ का तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है। तीनों बहुएं भी वैसी हैं। बहुएं भी अपने मन से अलमीरे की चाबी खोल रही है, लगा रही है, जबकि वो चाबी हमेशा से बहू के ही पास थी, लेकिन बहू बिना आज्ञा के नहीं खोलती थी, बिना आज्ञा के कुछ नहीं छूती थी। किंतु आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसी बात से फूलमती काफ़ी क्रोधित है और चिंतित भी। तो हम लोग आगे देखते हैं। भोज में क्या हुआ है, आटे की बोरी में एक चूहिया निकल गई है। एक चूहिया निकलने के कारण जो है सभी लोग जान गए हैं और भोज के पत्तल से उठ के जा रहे हैं। थू थू हो रही है भोज में। तो ये कहती है कि ये कैसा भोज इसने किया है जहाँ कोई ना सामान है, आज तक हमारे बनाए हुए इज्जत को ये नीलाम कर रहा है। हमारी बरसों की कमाई हुई ये इज्जत है, ये ख़त्म, सारी प्रतिष्ठाएं नष्ट हो रही हैं। लेकिन इस बात से बेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाद में कहता है माँ को कि अम्मा तू चूहे निकाल कर फेंक देती, क्या हो जाता, कोई जानता क्या। तब ये कहती है कि क्या मैं धर्म नष्ट करती सबका चूहा फेंक कर, तुमने देखा ही नहीं, जैसा किया वैसा भरा, तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर जो है प्रेमचंद ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें जो है माता पिता की आज्ञा से हर काम करोगे तो सब काम सफल होंगे। तो ये कहना चाहते हैं परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूपों से। तो यहाँ पर बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भोज में से उठ के चाहे कोई लोग चले जाए या बैठे रहें। उनकी माँ की इच्छा होती है कि कम ही जो है 200 लोगों की व्यवस्था थी तो उतना ही खिलाते, बहुत तो 10 के जगह 12 बजते, क्या हो जाता। फिर भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो भोज से अब हम लोग, भोज खत्म हो जाता है, तब आगे चलते हैं विवाह पर। तो विवाह के लिए तो सारे रुपये हैं 20,000, तो चारों भाई ने 5-5 हज़ार बांट लिया, लेकिन इसका विवाह कुमुद का मुरारी से नहीं किया। बाद में अधेड़ उम्र के साथ लड़कों को खोजकर जब वो टूट जाती है अंदर से फूलमती, तब उसका विवाह कर देता है। इसी बीच क्या करता है, एक बगीचा है उसको भी बेच लेता है, 20,000 रुपये भी बांट लेते हैं, गहने जो रखे रहते हैं माँ के पास। तो ये दोनों मिलके जाता है, एक उमानाथ और इधर ये दो भाई, एक आप लोगों ने भी देखा था कि जो है उमानाथ डॉक्टरी पास है ये, और तृतीय बेटा जो बीए फेल है, बीए में फेल किया है वो। ये क्या करता है, दयानाथ, तृतीय में दयानाथ क्या करता है, माँ से कहता है माँ सो मुझे जेल हो जाएगी, मैंने कुछ आपत्तिजनक लेख लिख लिया जिसके कारण वे लोग मुझे जेल में ठूस देंगे। तो ये कहती है माँ कि ऐसे कैसे जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि हमने क्या, तुमने कुछ चोरी तो नहीं किया है। तो नहीं माँ सो ऐसा होता है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 100 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, बेटा कहता। तो बोला मेरे गहने किस दिन काम आएंगे, ये ले लो। तो नहीं माँ ये तुम्हारे हैं, मैं तुम्हारे गहने नहीं लूँगी। इस प्रकार माँ को अपने ममत्व पर
और फिर भी बेटे के प्रति इतना मुंह देखकर दोनों बेटे मिलकर साजिश रचते हैं और उस साजिश में सफल होते हैं। माँ से गहने ले लेते हैं, गहने बेच करके वो भी रुपये उड़ा देते हैं। तो गहने का खत्म, कुछ एक दो गहने बचे हुए हैं अब इसके पास, फूलमती के पास। तो इसके बाद जो है कुछ गहने बचे हुए हैं, उन गहनों का जो है जब विवाह होता है कुमुद का, कुमुद उनकी संतान है फूलमती की। तो शादी के बाद जब वो प्रणाम करने के लिए जाती है माँ के पास, तो माँ देती है कि लो, सो इस गहने को रख लो, तुम कोई काम आएंगे तुम्हारे, मेरे पास तो कुछ अब बचे नहीं। तो थोड़ी देर के बाद उनका बेटा आ जाता है, माँ रहने दो ना, फिर आएगी कुमुद तो बाद में तुम दे देना। लेकिन उसकी माँ सब समझ जाती है कि ये सब इसी की चाल है, और बेटी भी कहती है नहीं माँ, तुम्हारे दिन भी तो अभी बाकी है, इसको तुम ही रखो, कोई ना कोई तुम्हारे ही काम आएंगे। तो इस प्रकार वो गहने भी माँ के पास रह जाते हैं। अब इसी तरह उसके दिन रात कटने लगते हैं। बेटी विदा हो जाती है, अकेली कुटिया में अकेले चारपाई पर रहती है, सोचती रहती है कि कैसे दिन थे आज कैसे हो गए। जो बहुएं कल तक आवाज़ नहीं उठाती थी, आज वो बहुएं मेरे सामने बात तक नहीं करती है और बोलती भी है। अब इसका एक ही काम था, जब अयोध्यानाथ जीवित थे तो शीत का समय है, उस ऋतु में इसको ठंड में उठने से बीमार हो जाती थी, किंतु आज कौन पूछने वाला है। तो ये उठ के सारा घर का काम करती है, खाना पीना झाड़ू पारू लगाती है, उसके बाद बहू उठती है, फिर भी बहुएं अच्छी से बात नहीं करती है। एक बार की बात है, इसी तरह समय करते करते पूरा सावन का महीना था, आकाश में महरी यानी कि बादल लगाए हुए थे। तो उनका उस समय पूरे गांव में मलेरिया की बीमारी फैली हुई थी। तो उनका जो बड़ा बेटा था कामतानाथ, वो जो है गंगा जल ही पीते थे ताकि वह बीमार ना पड़े। तब क्या होता है, इसके लिए बोले नहीं माँ रहने दो, सो तू भीग जाएगी, महरी लगा हुआ है। उसकी माँ कहती है बेटा तू भी तो भीग जाएगा, तू भी तो बीमार पड़ जाएगा, लाओ मैं ही जल ले आती हूँ। वो गंगा जल लाने के लिए एक घड़े लेती है और चल देती है। वहाँ गंगा का पानी लबालब भरा हुआ है। तो उस पानी में जैसे ही जाती है पाँव फिसल जाता है और उसी में डूब जाती है। गांव समाज के सारे व्यक्ति कहते हैं कि देखो देखो बुढ़िया डूब गई, कौन है कौन है। कहता अरे वही है अयोध्यानाथ की विधवा, जो इनके 3-4 बेटे हैं लेकिन फिर भी कोई इनकी मदद नहीं करता। बेटों वाली विधवा जो है ये 4-4 बेटों की माँ है। तो यहाँ प्रेमचंद ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो है यथार्थ है, सत्य है, कि कल तक जो फूलमती अपने पति के जीवित रहने पर अर्धांगिनी बनी हुई थी, गृह स्वामिनी बनी हुई थी, आज घर में उसकी कोई पूछ नहीं है। आज वो दूसरों के दिए हुए टुकड़ों पर जी रही है। आज उसका अपना ना बेटा सुन रहा है, बेटी तो है ही नहीं, ना बहुएं सुन रही हैं। तो समाज का ये सच है कि महिला, यहाँ एक बुजुर्ग की स्थिति को दिखाया गया है और युवा की मानसिकता को दर्शाया गया है। भाषा शैली की बात करें तो भाषा सरल सुबोध और मुहावरेदार है। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्द हैं यहाँ। पहले जो है कहानियाँ ये मुंशी प्रेमचंद जी इतिवृत्तात्मक और वर्णनात्मक शैली में लिखते थे, किंतु बाद में इन्होंने यथार्थ को देखा और यथार्थ आधारित कहानियों उपन्यास सब पर रचना किया जो मनोविश्लेषणात्मक भी होते थे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं बेटों वाली विधवा की जो समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ फूलमती जैसी महिला है जिसकी वो स्थिति है। तो हम युवा पीढ़ी इस बात पर ध्यान दें कि कल जो वो माँ है
कल आने वाला कल में वो भी माँ और पिताजी बनेंगे, तो उनके साथ जब होगा तब क्या होगा। तो इसी के साथ हम इस कहानी को ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट कहानी भय सदाचार की ताबीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।